नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। आपातकाल एक ऐसा दिन जब 25 जून 1975 को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार ने ये कहते हुए नागरिकों के अधिकारों को सस्पेंड कर दिया था कि देश की अखंडता और स्थिरता को खतरा है। साल 2024 से इस दिन को संविधान हत्या दिवस के नाम से मनाया जाता है और आज जब आपातकाल के 50 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि इमरजेंसी देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। इसे हर बच्चे को बताना चाहिए, इसको इतिहास को सिखाना चाहिए। इमरजेंसी को आज के दिन भी 50 साल बाद याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी याद से हमें यह समझ में आएगा कि संविधान की जरूरत आज सबसे ज्यादा देश को क्यों है, कि किस तरीके से उस वक्त की तानाशाह सरकार के बावजूद भी पूरे देश ने एक साथ होकर के लड़ाई लड़ी और संविधान की रक्षा की। उधर आज इमरजेंसी के 5 दशक पूरे होने पर केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक भी हुई, जिसमें पहले 2 मिनट का मौन रखा गया और फिर इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या करार दिया गया। पूरे देश में इसको लेकर बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम भी किए, कई सारी एग्जीबिशंस भी की, जहां पर इमरजेंसी के वक्त की कई तस्वीरें डिस्प्ले की गई। प्रधानमंत्री के ऊपर एक किताब का विमोचन भी किया गया, जिसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज। इस किताब में बताया गया है कि किस तरीके से पीएम मोदी को भी उस वक्त निशाना बनाया गया था, कैसे वो अंडरग्राउंड गए थे और कैसे उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ अंडरग्राउंड रह करके लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा कि ये वो वक्त था जहां पर ना सिर्फ मीडिया पर, प्रेस पर एक तरीके से अंकुश लगा दिया गया था, लेकिन पूरे विपक्ष को जेल में भर दिया गया था। इमरजेंसी पर आज के दिन जब उसको जगह जगह यात्रा निकाल करके एग्जीबिशन के जरिए याद किया जा रहा है, तो जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस, जिस पर आपातकाल के आरोप आज लगाए जा रहे हैं, उसने अब बीजेपी पर 9 जवाबी आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये बात तो अतीत की है, देश में असली आपातकाल इस वक्त जारी है, जब ना तो किसी के पास फंडामेंटल फ्रीडम्स है, ना कोई सच बोल सकता है, ना तो मीडिया फ्री है और ना ही देश के अलग अलग कोर्ट्स। कुछ नेता ऐसे भी हैं जैसे कि शिवसेना के संजय राउत। उन्होंने तो यह कह दिया कि 1975 का वक्त ऐसा था जब देश में कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे और फिर संविधान ने जो उनको हक दिया है उसी का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। यानी कि अगर संविधान का सच में कोई रक्षक था तो वो इंदिरा गांधी ही थी। संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहां है? तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे। एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज बताइए, चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेराफेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके पैसों के बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए अघोषित आपातकाल है। और आज देखिए, विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त
कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया। आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तावित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का, उनकी पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में आरी के सवाल है बिल्कुल सीधे, इमरजेंसी तो खत्म हो गई 50 साल पहले, लेकिन क्या इमरजेंसी माइंडसेट भविष्य के लिए भी खतरा है? क्या सच में फिलहाल की कमियां छिपाने के लिए इमरजेंसी पर 50 साल बाद भी सियासत की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी को इतने साल बीतने के बाद इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए? शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अतुल लुंधे पाटिल हमारे साथ है, रशीद किदवई और हर्षवर्धन त्रिपाठी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। लेकिन शहजाद पूनावाला, 2025 में हम आज है, 1975 के पन्ने आज भी क्यों पलटे जा रहे हैं? क्यों संविधान हत्या दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है? क्या इससे सिर्फ आज की राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है? उद्देश्य क्या है? पद्मजा जी, सबसे पहले तो 50 वर्ष पूर्व जो हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक यात्रा में सबसे काला अध्याय था, उसको याद करते हुए अपने मन से पूरी श्रद्धा भाव से जिन्होंने भी उस समय के लिए लोकतंत्र सेनानियों के रूप में काम किया, चाहे वो वाजपेयी जी हो, आदरणीय जेपी जी हो, आदरणीय मुलायम जी हो या अडवाणी जी और लालू जी भी हो, उनको मैं नमन करता हूं, उनको मैं सम्मान देता हूं। देखिए, जिस पार्टी का पूरा दिनचर्या चलता है कि 47 में हमने ऐसे आज़ादी दिलाई, ये राजीव ने ऐसे काम कर दिए, इंदिरा ने ये कर दिया था, नेहरू ने वो कर दिया था, जिनकी पार्टी का पूरा धंधा ही इस पर चलता हो, वो इतिहास में जाने से कतरा रही है। मतलब कि आप 47 तक इंडिपेंडेंस में चले जाओ तब तो ठीक है, और अगर संविधान की बड़ी सेवियर बनने की जो पॉलिसी अपनाते हैं, उनको संविधान कैसे तार तार किया गया उसके बारे में 50 वर्ष पहले जो हुआ था आज भी वो रेलेवेंट है, वो बता दो तो वो इतना आग बबूला हो जाते हैं। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती। अच्छा, ये छिपाना क्या चाहते हैं? पद्मजा जी 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि आपका शो जेन जी और जेन अल्फा भी देखते हैं, उनको तो पता भी नहीं। मैं खुद 11 साल बाद पैदा हुआ था इमरजेंसी के, तो मैं तो खुद इन चीज़ों को पढ़कर मैंने देखा है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट सस्पेंड आर्टिकल 21 कभी नहीं किया जा सकता अब, पर तब हुआ था। बच्चों याद रखना, 1.5 लाख लोगों को बिना ट्रायल के जेल में, मीसा कानून के तहत, मीसा अब लालू जी की बेटी का नाम भी है, क्यों रखा जान लीजिए आप। 1.5 करोड़ लोग स्टेरलाइज किए गए, उसमें ज्यादातर मुसलमान, ज्यादातर दलित, ज्यादातर ओबीसी थे। 7 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया, मानव अधिकार को कुचला, 250 पत्रकार, जैसे हमारी पद्मजा बहन है ना, ऐसे 250 पत्रकारों को जेल में डाला, जुडिशरी को झुकाया, कमिटी जुडिशरी बनाई। HR खन्ना, जिनके अभी परिवार से चीफ जस्टिस भी बने, उनके चीफ जस्टिस के स्वेरिंग इन में राहुल जी नहीं आए, बहुत गुस्सा है वो अभी भी HR खन्ना साहब के कृत्यों पर। उनको कैसे ट्रीट किया गया? 12,000 घर तोड़े, मोदी जी घर बना रहे, इन्होंने गरीबों के घर तोड़े। 10 सेकंड, लालू जी, मुलायम जी जैसे लोगों को भी जेल में डाला। और देखिए, आयरनी की बात यह है कि आज भी ये लोग सुधरे नहीं हैं। आज सुधरे होते
तो आज उदित राज ने बोला है कि इमरजेंसी का फायदा हुआ कुछ लोगों को, खड़गे जी ने बोला बात गई रात गई छोड़ दीजिए, भूपेश बाघेल ने बोला है कि इमरजेंसी लगाना साहसिक कदम था, ठीक है। संजय राउत ने जस्टिफाई किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल थी, और आखिरी बात 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, प्रॉमिस 5 सेकंड, इसीलिए याद करना जरूरी है क्योंकि आज की तारीख में भी इमरजेंसी माइंडसेट का परिचय मिलता है। जब शशि थरूर परिवार के ऊपर देश को रखते हैं तो शशि थरूर को किस प्रकार की गालियां पड़ती है। आज इसीलिए याद दिलाना पड़ता है कि आज जिस प्रकार से छोटा मोटा राज्य कहकर खड़गे जी ने बिहार का अपमान कर दिया, आज याद दिलाना पड़ता है क्योंकि आज भी अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, लालू जी अंबेडकर जी की तस्वीर को पैरों तले रख के। ठीक है, हो तो गया। आज भी मानसिकता और फितरत जो है ना, इंडिया नहीं इंदिरा फर्स्ट, वो आज भी है। अतुल लोंढे पाटिल, अगर आप अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं इतिहास की, तो जो उसमें गलतियां हुई हैं, क्या उसके लिए आज आप माफी मांगेंगे? आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, 50 साल बीत गए लेकिन घाव अभी भी हरे हैं। क्या आपातकाल के लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? अतुल जी 2 मिनट आपके। क्या 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 खूब हरे घाव है। अभी इन्होंने स्टरलाइजेशन का नसबंदी की बात की शहजाद भाई ने। शहजाद भाई को ये पता नहीं है कि सारे आरोप जो है बंसीलाल चौधरी जी के ऊपर लगाए थे जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और उनकी बेटी जो है, उनकी बेटी पुत्रवधू जो है किरण चौधरी, वो बीजेपी से राज्यसभा में सांसद है। सारे नसबंदी के आरोप उनके ऊपर लगे थे, और उनकी पोती जो है श्रुति चौधरी, वो हरियाणा में मंत्री है। क्या बात है, यानी हमको मिला तो अच्छा, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये इनकी पहली परिवारवाद पे अमित शाह जी जब ये बात कर रहे थे। बीसीसीआई में एक लड़का आया है, पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन वो अमित शाह जी का लड़का है, कौन सी यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन देकर वहां पर अध्यक्ष बना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सभी बोल रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने किताब लिखकर अपने ही लोगों का अपमान कर दिया। बाला साहब देवरस ने 2-2 खत लिखे, इंदिरा जी को 2-2 खत लिखे। वो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से हमारा कोई लेन देन नहीं था। और 5 अब जब उनका चयन कैंसिल हो गया था चुनाव, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने उनका चुनाव वैलिड ठहराया, तो उनका अभिनंदन का पत्र जो है वो बाला साहब देवरस ने लिखा, तो उनका भी अपमान कर रहे। फिर बाद में सुनिए आप, मैं एक एक बात को बताता हूँ। बाला साहब ठाकरे उन्होंने जस्टिफाई किया था कि जिस तरह का वातावरण ये कर दिया था, मेरे पास ये रिपोर्ट है 21 जुलाई 1975 की पार्लियामेंट में टेबल की हुई रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में रिपोर्ट टेबल नहीं हुई थी, पार्लियामेंट में टेबल रिपोर्ट की थी, और उस रिपोर्ट में सारी बातें लिखी है। ये जो मैंने कहा ना, ये हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति, ये किताब लिखी है बाला साहब देवरस जी ने, जबकि सरसंघ चालक थे। अभी जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि 20 लाख रेलवे के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चले जाओ, कोयला नहीं पहुंचेगा 7 दिन में पूरे जो यूनिट है बिजली पैदा करने वाले सब बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा था बम फेंको, बम बनाओ, बम फेंको। जयप्रकाश नारायण जी ने दिल्ली से कहा था, कहां से, रामलीला मैदान से, कि प्रधानमंत्री का घर घेर लेंगे, पार्लियामेंट घेर लेंगे, और उसी से उन्होंने आह्वान किया था कि पुलिस और आर्मी किसी का ना सुने, ये सब पब्लिक डोमेन में है, और जकड़ लिया था। क्यों? नेशनलाइजेशन किया था, गरीबों के पास बैंक लेके गए थे, बड़े बड़े धन्ना से जो राजा महाराज थे उनकी प्रीवी पर्स कैंसिल कर दी थी। यहां पर तो जयप्रकाश नारायण जी ने सीधी तारीफ कर दी थी। सीपीआई को किया था, जिनको अर्बन नक्सल कहते हैं, माओ से उनकी तारीफ की थी, चाइना के सीपीएम से जाके मिले थे। ये सारा देश को जो है इन्होंने पकड़ लिया था, देश को अराजकता में डाल दिया था, और अराजकता में डालने की वजह से जो इमरजेंसी लगाई थी वो संवैधानिक थी 352 में। और क्या बदलाव किए थे? बदलाव ये किए थे, उन्होंने लिखा था यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी, एकता के साथ अखंडता, एकात्मता जो है शब्द डाला था। सोशलिस्ट एंड सेकुलर डाला था। पता था इनको कि संविधान क्यों 5 सेकंड बचे चाहिए थी। लल्लू सिंह ने क्या कहा था, ज्योति मिर्धा ने क्या कहा था, सुनिए ना, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। ज्योति मिर्धा ने क्या कहा था? 2 मिनट आपके भी हो गए। अतुल लोंढे पाटिल, जितना मैं समझ पाई हूँ, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त एक तरीके से संजय राउत ने कहा है, उसी को आप और पुख्ता कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि देश में अराजकता फैल रही थी, इसीलिए आपातकाल लगाना सही था। क्या आप उसको जस्टिफाई कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गलती नहीं, वो सही था, वो संवैधानिक कदम था। नहीं, 10 सेकंड सर, आपके 2 मिनट हो गए, तो बस ये बता दीजिए, आपका जो बोलने का पूरा एक जिस्ट था वो ये था कि सही कदम था। देखिए, पुलिस, देखिए उस वक्त के हालात के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, मैंने आपको रिपोर्ट जो पार्लियामेंट टेबल की थी वो रिपोर्ट के हिसाब से और तब परिस्थिति उसके हिसाब बताया। लेकिन जो एट्रोसिटीज हुई थी, कुछ पुलिस कार्रवाई में ज्यादा अत्याचार हुआ था, उसके लिए माफी स्वयं इंदिरा जी ने मांगी। इंदिरा जी जब 353 सीट से इंदिरा जी ने मांगी,
सोनिया जी ने मांगी और राहुल जी ने भी कहा कि वो गलत थी। और मैं भी कहता हूं कि जो एट्रोसिटीज हुई थी, जो बातें हुई थी वो गलत थी, उसके लिए माफी मांग चुके हैं, सुनिए ना। हाँ। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने राज्यपाल का सहारा लेकर इस देश के फेडरलिज्म को खत्म किया है, जिन्होंने नोटबंदी इस तरह से की है कि आरबीआई को सबवर्ट कर दिया है, कैग नाम की संस्था जो है पता नहीं कहां पर है, जिन्होंने इतने आरोप किए नितिन गडकरी के और हेल्थ डिपार्टमेंट में जो आरोप ठीक है सर, अभी व्हाट अबाउट नहीं करते, अभी इमरजेंसी के ऊपर ही रहते हैं। कोई कार्रवाई होती नहीं है। मैं फिर से एक बात दोहरा रही हूं, सबसे पहले अगर कि आपातकाल तो अडवाणी जी ने किया, आपातकाल लगाना उस वक्त जरूरी था। सबसे एक कमेंट ले लेते हैं हर्षवर्धन जी। अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं कि आपातकाल लगाना उस वक्त जरूरी था, देश में हालात ऐसे पैदा हो गए थे, लेकिन अगर कुछ एक्सेसेस हुई हैं उसके लिए कांग्रेस पहले ही माफी मांग चुकी है। उन्होंने 3 नाम गिनाए, वो कह रहे हैं इंदिरा जी ने माफी मांगी, राजीव गांधी ने माफी मांगी और राहुल गांधी भी माफी मांग चुके हैं। तो अब राजनीति क्यों? अनुजा जी, मुझे तो लगता है सबसे पहले कि अगर सचमुच उन्होंने माफी मांगी होती और सचमुच उनकी नीयत ये होती कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो आज मित्र अतुल लोंढे पाटिल जी को इस तरह से विस्तार पूर्वक उसके समर्थन में व्याख्या नहीं करनी पड़ती। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बाला साहब देवरस जी की चिट्ठी का झूठा और गलत संदर्भ, मैनिपुलेटेड, बाला साहब जी ने बिल्कुल चिट्ठी लिखी और बाला साहब जी ने उसका जिक्र करते हुए बाद में कहा भी है कि आर मलकानी जी की पुस्तक है द आरएसएस स्टोरी, उसमें बहुत साफ साफ उसका जिक्र है, जिसमें वो कहते हैं कि जो 80% लोग थे जो जेल गए वो किसी न किसी तरह से संघ से जुड़े हुए थे, क्योंकि आपातकाल की लड़ाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसकी अगुवाई कर रहा था नौजवानों में, और जो समाजवादी थे, जो जनसंघी थे, जो संघी थे, वो सारे के सारे लोग उसमें, लालू, मुलायम और भाजपा के नेता, मतलब आज की भाजपा के नेता तब के पुराने जनसंघ के, वो कोई अलग अलग नहीं। ये इनका झूठ देखिए ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जो है कैसे हो सकता है सर? बीच में नहीं देखिए, आपको पूरे 2 मिनट मिले थे, अभी राशिद किदवई भी इंतजार कर रहे हैं। एक बार सबके ओपनिंग कमेंट्स हो जाए फिर मैं डिबेट ओपन कर दूंगी, इनको बात पूरी करने दीजिए, फिर राशिद किदवई। हर्षवर्धन जी, मैं देखिए ये भी वही मानसिकता है, अतुल लोंढे पाटिल की मानसिकता वही है कि मेरे सामने कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि आज अगर 25 जून 2025 नहीं होता पद्मजा जी, तो अब तक तो या तो आपकी नौकरी ये खा गए होते, या आपको फोन करके, चैनल को फोन कर कहा होता कल से हर्षवर्धन त्रिपाठी दिखेंगे नहीं, फिर भी अगर दिखते तो अभी टीवी9 की लाइट कट गई होती, जो काम होता, जो अगर 25 जून 1975 होता, इंदिरा जी होती तो लाइट कट गई होती। दूसरा, जब अतुल लोंढे पाटिल ने कह दिया तो फिर भी अगर नहीं मानते तो माफी मांग चुके हैं, वो कह रहे माफी मांग चुके हैं, उन्होंने मानी है कि गलती हुई थी। मैं कहता रहा हूं गलती कहां मानी है। आप जरा देखिए कांग्रेस के नेताओं की भाषा, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस वक्त देश में हालात ऐसे थे। अरे भाई, तब तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो संत सरकार है, क्या शाहीन बाग में जो कुछ हुआ वो कह देते कि ये तो आपातकाल लगा देना है, ये जो किसानों के नाम पर जो आंदोलन हुआ कहते थे कि आपातकाल लगाना है, या देश के किसी भी हिस्से में कोई आंदोलन हो तो कहते आपातकाल लगाना है, जेएनयू में कोई आंदोलन करे तो कहते थे कि आपातकाल लगाना है। मुझे लगता है कि ये सीधे, और एक लाइन जरूर बोल दूं, बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार कहा जा रहा है क्यों इसकी चर्चा होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के गृह मंत्री अमित शाह आपातकाल के 50 साल पर बोल रहे थे, लंबा भाषण था, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, वो आज भी कहीं कहीं बोले हैं, लेकिन एक लाइन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोली। उन्होंने कहा ये तानाशाही और लोकतंत्र, ये कोई ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के अंदर ये दोनों विचार, ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर से लोकतंत्र वाले विचार के ऊपर तानाशाही का विचार हावी न हो जाए, उसको ये समझ में आए कि अगर कोई नेता तानाशाह होगा तो कोई जयप्रकाश नारायण, कोई राजनारायण जी, कोई जो नेता थे उस वक्त के, या जो छात्र आंदोलन मोरबी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में चला, वो लड़के खड़े हो जाएंगे, और किसी नेता की भारत में हैसियत नहीं कि तानाशाह हो जाए, इसलिए याद करना जरूरी। ठीक है राशिद किदवई, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ एक किताब से जिसमें इमरजेंसी का कुछ व्याख्या की गई है। उसमें लिखा गया है कि इमरजेंसी लगाए जाने के बाद उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे आईके गुजराल, उनको बुलाया संजय गांधी ने। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो इंदिरा गांधी जी को अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, आप ऑल इंडिया रेडियो को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी बुलेटिन हैं आप पहले मेरे को भेजिए। आईके गुजराल ने उन्होंने कहा आप मेरे बेटे की उम्र के हैं, मैं आपको क्यों रिपोर्ट करूंगा, मैं इंदिरा जी से सीधे बात करूंगा। पर कुछ ही घंटों में आईके गुजराल को अपने पद से हटा दिया गया। क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि उस वक्त सिर्फ
जो वहां पर आंदोलन हो रहे थे, जो जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र किया गया था, वही एक परिस्थिति नहीं थी। एक तरीके से विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया गया। अपने खुद की पार्टी के अंदर जो भी सुर थे, जो इंदिरा जी के, संजय गांधी के खिलाफ उठ रहे थे, उनको पूरी तरीके से दबा दिया गया। क्या ये एक गलती थी और क्या आज के दिन उसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए? क्या उसका कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? आपके 2 मिनट। जी पद्मजा, देखिए इमरजेंसी का जो दुरुपयोग हुआ उसका कोई भी जस्टिफिकेशन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। वो एक तरीके से एक काला, हमारे लोकतंत्र पे काला धब्बा है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात सही है कि 24 जनवरी 1978 को जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी, उन्होंने यवतमाल महाराष्ट्र में भाषण दिया और भाषण में उन्होंने साफ कहा कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेती है, उनकी गलती थी। उन्होंने ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि उनको गलत लोगों ने सलाह दी, उन्होंने कहा मैं लोगों को दोषी नहीं मानती, मैं अपने आप को दोषी मानती हूं, और उन्होंने क्षमा मांगी। ये बात भी एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। लोकसभा का चुनाव, जो आप जानती हैं कि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 से 6 साल कर दिया गया था, और AR अंतुले और सिद्धार्थ शंकर रे और अनेक नेता उस समय इंदिरा गांधी से आग्रह कर रहे थे कि वो चुनाव न कराए, लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया, ऐसा चुनाव जिसपे वो खुद हारी, उनके बेटे हारे और संपूर्ण कांग्रेस हारी। बात यह है कि हम चर्चा का, आपने एक उदाहरण दिया जो IK गुजराल का, ऐसे में 50 उदाहरण मैंने लिखे हैं किताबों में और उसका उल्लेख कर सकता हूं। बात पद्मजा वो महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि जो व्यक्ति पूजा, जो हम माने कि एक व्यक्ति, एक संस्थान, एक राजनीतिक दल, एक सरकार, उसकी आलोचना करना देश की आलोचना के बाद मानी जाएगी, ये सोच जो है ये घातक है और उस सोच के खिलाफ हमें लड़ना होगा, और वही लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा एक चुनौती है। और वो कुछ मामले जो हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा लोगों को बंद किया जाता है। कोई ट्वीट कर दे, कोई सोशल मीडिया में पोस्ट कर दे, कोई फेसबुक पे लिख दे, उसके ऊपर जो है सेडिशन का, देशद्रोह का, राजद्रोह के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो वो हमें वो मानसिकता बदलनी होगी। और पद्मजा संस्थान जो इंस्टीट्यूशन हुए, इमरजेंसी क्यों कामयाब हुई, मतलब इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी का दुरुपयोग जो था, वो कि तमाम जो बड़े बड़े जो संस्थान थे, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, चाहे दूसरे संस्थान, वो सारे संस्थान जो थे वो इंदिरा गांधी और जो इमरजेंसी का जो पूरा एक तंत्र था उसके साथ जुड़ गए। क्या आज हम नहीं देखते कि बहुत सारे तंत्र जो हैं वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं, जबकि उनकी संवैधानिक ड्यूटी है कि वो जो है वो एक तरीके से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग है। वो वॉच डॉग का काम नहीं कर रहे हैं, सरकार का एक एक्सटेंडेड आर्म बन गए। मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। दो चीजें शहजाद पूनावाला, एक तो इसके लिए माफी जब इंदिरा जी ने मांग ली थी, जब उन्होंने खुद से चुनाव करवाए थे, और दूसरी बात आज भी वही इमरजेंसी माइंडसेट, मानसिकता तो वही है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा वाली राशिद किदवई कह रहे हैं। आज भी कई सारी संस्थाएं हैं जिनको सरकार के अधीन कर दिया गया है। यह भी एक नया आपातकाल है। देखिए राशिद किदवई जी ने कांग्रेस को बहुत वर्षों तक कवर किया। उनकी इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है 24 अकबर रोड, जो मैंने पढ़ी है, और उसमें राशिद जी ने बताया है कि आए दिन किस प्रकार से ये मानसिकता जो इमरजेंसी की नरसिम्हा राव के लिए कैसे प्रकट हुई जब शव को अंदर आने नहीं दिया। मैं राशिद जी की बात को ऑन रिकॉर्ड लेता हूँ कि इंदिरा जी ने माफ़ी मांगी, तब तो राशिद जी मुझे समझाइए, पद्मजा को और हर्षवर्धन को समझाइए कि यहाँ पर बैठे फिर अतुल जी ने क्यों डिफेंड किया इमरजेंसी को। मतलब इंदिरा जी खुद मान गई कि ये गलत हुआ, और फिर अतुल जी आज डिबेट में आके जस्टिफाई किए, बोले कि संवैधानिक इमरजेंसी थी। पद्मजा जी, जुडिशियल रिव्यू हटाना, आर्टिकल 42 लाकर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित करना, फेडरल राइट्स खत्म करना, 356 लगाकर क्या क्या नहीं करना, पार्लियामेंट और कैबिनेट को पंगु बनाना, वो संवैधानिक था, ये अतुल जी बोले, तो मुझे क्यों डांट रही हैं आप? अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूं, देखिए कितनी विडंबना की बात है, क्योंकि राशिद जी खुद हिस्टोरियन भी एक प्रकार से हैं। ये है राजीव जी का बयान। मैं देखो इधर उधर की कोट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कोट कर रहा हूं डेट के साथ। जुलाई 8, 1985, राजीव सी सेज ममा वॉज राइट व्हेन शी इम्पोज द इमरजेंसी। अब ममा ने माफी मांगी और ममा के सुपुत्र बोल रहे हैं ममा वॉज राइट, और ममा के जो राजनीतिक वंशधारी है वो भी बोल रहे हैं कि जो ममा ने किया वो सही था। तो ममा की माफी का तो यही अपमान कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात पर आते हैं। आज भी मानसिकता, आपने बिल्कुल सही कहा राशिद जी। देखिए ना, एक शशि थरूर 4 बार के सांसद, क्या कहा उन्होंने कि पाकिस्तान जो है वो आतंकी देश है। क्या कहा उन्होंने कि जो राहुल गांधी सरेंडर नैरेटिव बोल रहे सेना के खिलाफ, या जो कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीजफायर किया, वो गलत है। तो आज उनको मुरलीधरन, जो कांग्रेस के एक नेता है मुरलीधरन, वो बोलते हैं दिस मैन इज रबिश, दिस मैन इज डिस्गस्टिंग। कोई बोलता है कल का आया हुआ नेता कि उदित राज जैसा बोलता है कि ये सुपर प्रवक्ता है।
अरे ये तो इमरजेंसी मानसिकता आज भी। और देखिए लास्ट बात, आपने कहा कि सेंसरशिप वाली मानसिकता, जस्ट लास्ट सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स, 14 पत्रकारों पर प्रतिबंध किसने लगाया हर्षवर्धन जी, जरा बताइएगा। ये 14 पत्रकार मुझे पसंद नहीं, मैं हिट लिस्ट, सुपारी लिस्ट निकाल के इनको बहिष्कार करता हूं। मतलब कि राजीव जी भी एंटी मीडिया लॉ लाए, 66 से ये मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई जो सोनिया गांधी की सरकार थी, और अभी भी 14 पत्रकारों की सुपारी लिस्ट, ये किसने निकाला पद्मजा जी, जरा बताइए मुझे। नहीं बदले ये लोग। ठीक है, आपातकाल चला गया, मानसिकता अब आज की बात हो रही है अतुल जी, मानसिकता अभी भी आपकी पार्टी की वो है, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। जहां तक तुर्कमान गेट की बात है ना सर, जो आपने नसबंदी की बात की थी और आपने पूरा बंसीलाल के ऊपर डाल दिया था, ये बात सच नहीं है। तुर्कमान गेट पर वहां पर हुई थी नसबंदी, और ये संजय गांधी के 5 पॉइंट प्रोग्राम में ये सब सम्मिलित था। ये सब लिखा हुआ है, सब इतिहास में दर्ज है। ये तो किसी एक के ऊपर ये डाल देना कि हमने नहीं किया, हमारा पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। मैं वो पूरा पढ़ करके किताबों से सुना भी सकती हूँ, पर ये सबको पता है जिसको भी इतिहास का ज्ञान है। बात मानसिकता की, अतुल जी। हाँ। पद्मजा जी, वही संजय गांधी जी की पत्नी जो है, वो कई साल तक इनके पार्टी से सांसद रही और मंत्री भी रही, वो हमारे लिए सम्मानित है। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा आरोप अगर हरियाणा में किसी पे किए थे तो बंसीलाल चौधरी पे किए थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, सच है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत बड़े पत्रकार है, लेकिन कभी कभी बीजेपी का सपोर्ट करने में गलती कर जाते हैं। सर, दिल्ली में तो अत्याचार हुए थे ना, आपातकाल के दौरान दिल्ली में जो अत्याचार हुए थे, मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ। अप्रैल 1976 में तुर्कमान गेट में बुलडोजर से 150 पक्के मकान को हटा दिया गया, उनको वहां से हटा करके 24 किलोमीटर दूर रखा गया। पूरे देश में कई बार ऐसे थे 18-19 साल के लड़कों को उठा करके उनकी नसबंदी करा दी गई। तो ये कह देना कि ये गलती नहीं थी, इसका अधिकार हमें संविधान देता है, इसका अधिकार कोई संविधान नहीं देता। और संजय गांधी तो सरकार का हिस्सा भी नहीं थे सर, उनका 5 पॉइंट प्रोग्राम कहां से हमारे देश में लागू कर दिया गया? मैंने कहा था कि जो एट्रोसिटीज हुई थी उसके लिए माफी मांगी गई है और बार बार माफी मांगी गई है। बीजेपी ने इतने अत्याचार करने के बाद भी हमारे हर्षवर्धन भाई जो है, त्रिपाठी जी, बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो है, वो कैसे सपोर्ट करते हैं और कैसे झूठ बोलते हैं मैं दिखाता हूं। ये देखिए, हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति, ये किताब खुद किसने लिखी है? बाला साहब देवरस की खुद की किताब है, और उसी में से सारे अंश जो उन्होंने जो खत लिखा था इंदिरा जी को, उनके खुद के किताब से खुद के लिखी हुई वो प्रकाशन भी यहां पर है, जागृति प्रकाशन नोएडा। तो क्या है इसमें? वो क्लीन चिट दे रहे हैं, आपातकाल के क्लीन चिट दे रहे हैं। जो एट्रोसिटीज हुई थी, सुनिए ना पद्मजा जी, सुनिए ना, पद्मजा जी सुनिए। मैंने कहा था कि मैं खुद भी जो एट्रोसिटीज हुई थी उसकी माफी मैं खुद भी मांगता हूं, वो गलत हुआ था, लेकिन इससे ये नहीं छुप जाता कि अडवाणी जी जैसे ज्येष्ठ नेता जिन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, डिबेट ओपन है, मामला सेटल हो गया। कहा होगा अतुल पाटिल भी वहां पे माफी मांग रहे हैं, कांग्रेस मांग चुकी है, इंदिरा जी मांग चुकी है, उन्होंने चुनाव करा दिया। अभी मैं ठीक है, बात गई तो बीत गई। मुझे मेरा पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात, ये इसके लिए माफी मांगेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि रेलवे का स्ट्राइक करो और बम मारो। दूसरी बात जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि पुलिस और आर्मी सरकार की न सुने। प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई ने कहा था कि इंदिरा गांधी जी का घर, जो प्रधानमंत्री थे, उनका घर घेरो, पार्लियामेंट घेरो, बाहर निकलने मत दो, अंदर मत जाने दो, बाहर मत जाने दो, सरकार ऐसी आएगी। और जो गुजरात की सरकार 168 में से 140 सीटें जीतकर आई थी, जिसके पीछे काफी बड़ा समर्थन था, उनको इस्तीफा मांगने के लिए जो हिंसा की गई, जो बम फोड़े गए, जिस तरह के पुलिस को मारा गया, वो सिलसिला है 1974-75 का, जिसको क्या नवनिर्माण आंदोलन जो कहा गया था ना, उसकी सारा रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट लेके बैठा हूं मैं। कोई अगर ये मानेगा उस वक्त देश में अराजक फैला दिया गया था, जॉर्ज फर्नांडिस का जुटला कर दिखा दे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। और जो कहा था, उन्होंने मान लिया कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, लेकिन जनसंघ से जो गलती हुई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो गलतियां करते आ रही है, उनके समर्थक जो गलती करते आ रहे हैं, संघ से जो गलतियां की है, उसकी माफी कब आएगी? हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, देखिए पंद्रह जी, एक तो स्पेसिफिक कोई बात करें अतुल जी तो मैं करूं, लेकिन जो स्पेसिफिक बात की वो मैं बता दूं। अब अगर जैसी चिट्ठी की बात कर रहे हैं, तब तो महात्मा गांधी अंग्रेजों को वायसराय को चिट्ठी लिखते थे, इसका मतलब उनके समर्थक थे। 10 नवंबर 1975 को बाला साहब देवरस की दूसरी चिट्ठी है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। और क्या उसके बाद क्या हुआ?
4 दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हर्षवर्धन पूरे त्रिपाठी देश जी, आप में महात्मा सत्याग्रह गांधी पर आंदोलन उंगली किया, उठा रहे हो। तो कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जिस अब देखिए, व्यक्ति ने ये जब 15 साल तथ्य जेल में सामने आता है ना, तो गुजारे भाग खड़े होते हैं। उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो। अतुल पाटिल जी का हर्षवर्धन पुराना जी, अभी ये उस कुछ और महात्मा बोलने गांधी पर आप लगेंगे, उंगली फिर उठा रहे हो। अपशब्द बोलने लगेंगे, जिनको ये तीन पुराना तीन है। गोली जिस विचारधारा अरे को सर, आप मानते क्यों हो ऐसे करते? उसके किसी की बात गोडसे ने नहीं सुनाई मार दी दे है। रही। हर्षवर्धन जी, मैं आपकी बात आप सुन जिस रहा था। विचारधारा को मानते हो, उन्होंने उस जिन्ना को एक कंकड़ तक सर, फेंक के नहीं मारा जिस जिन्ना ने इस आपका देश को जानते हैं विभाजन क्या किया। हाल है? हर्षवर्धन जी, आप दुनिया को ये नहीं बता रहे कि जिस एक बात दिन- बोली, जिस दिन झूठ इस देश पकड़ा का गया, संविधान दूसरी लागू बोली, हुआ, झूठ पकड़ा उस गया, दिन को तीसरी काला बोली, दिन मनाया था, ये ऑर्गेनाइजर में लिखा सर, था। क्या हो गया है देश का आपको? संविधान लागू हुआ सर, 1975 पे आते हैं। प्लीज 1975 पे वापस आते हैं। जो है वो देश का तिरंगा नकार दिया था। ये कभी हर्षवर्धन त्रिपाठी बताएंगे नहीं। अतुल जी, वापस 1975 पे आते हैं और जहां तक आप बार बार आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक और छोटा सा अंश किताब से पढ़ देती हूं आपको। 1980 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा जी को सबसे बड़ा बहुमत मिला था, एक किताब में उनके बेहद करीबी जो उस वक्त रहे थे, अनिल बाली, उन्होंने क्या कहा है? आरएसएस की मदद से ही इंदिरा जी 1980 में सत्ता में आई। उनको पता था कि आरएसएस ने उनका समर्थन किया है, लेकिन कभी उन्होंने ओपनली इसको एक्नॉलेज नहीं किया, पर वो प्राइवेट में बोलती थी कि अगर आरएसएस का साथ नहीं होता तो वो 353 सीटें कभी नहीं जीतती, एक ज्यादा जो 1971 में उन्होंने जीती थी उससे एक ज्यादा। और ये किताब में दर्ज है, उनके करीबी अनिल बाली ने बोला है कि सिर्फ आरएसएस की समर्थन की वजह से 1980 में इतना भारी बहुमत इंदिरा जी को मिला। तो अगर उस विचारधारा को आप तानाशाही विचारधारा बोल रहे हैं, तो इंदिरा जी उसका समर्थन लेती थी। चलो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। मैं भी एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूं। अरे पर आपने जो सवाल पूछा है, कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी उसको जवाब देने दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हर्षवर्धन त्रिपाठी ये बताएं कि संविधान जब लागू हुआ तब काला दिन मनाया नहीं मनाया? संविधान जलाया या नहीं जलाया? इस देश का तिरंगा ठीक है, संविधान विरोधी संघ था। हर्षवर्धन त्रिपाठी, स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा है, संविधान विरोधी इंदिरा गांधी नहीं संघ था। हर्षवर्धन त्रिपाठी, 2002 तक संघ ने तिरंगा पर नहीं लगाया। अच्छा, जवाब तो लेने दीजिए सर, जवाब लेने दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, इसका जवाब दे पहले। पद्मजा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी संविधान विरोधी नहीं रहा, कभी भी संविधान विरोधी नहीं रहा। और जब आप कुछ छिटपुट घटनाक्रम को उठाकर कहते हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? तो दरअसल लगातार झूठ और बेईमानी की दुकान चलाते हैं। झूठ तो हो ही नहीं सकता। सारे संदर्भों को गलत तरीके से पेश करते हैं। जितने इनके जवाब मैंने दिए, तुरंत भाग के दूसरी तरफ गए, उसको कहते हैं तुरंत दूसरी तरफ गए। और अतुल लोंढे पाटिल को पता है कि डिबेट में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए प्लीज बीच में मत बोलिए। अतुल जी, प्लीज मेरे को नीचे करना पड़ेगा, मेरे को आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी। कोई तो पूरा अपना जवाब करेगा ना कांग्रेस के सर। लोगों से बात करना आज भी मुश्किल है, आज भी वही तानाशाही मानसिकता है, आज भी वही तानाशाही मानसिकता, बात नहीं कर सकते आप इनसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगा, लेकिन उसके बावजूद आज अगर संघ पूरे देश में है तो वो विरोध में करके आया। और ये झूठ फैलाया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगे का विरोध करता था। क्या महात्मा गांधी ने जिन झंडों का प्रस्ताव दिया था वो झंडा यही तिरंगा था जो आज का है? कितने लोगों के प्रस्ताव के बाद ये झंडा बदला है? और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है वो भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है, इसमें कौन सी गलत बात है? कांग्रेस का अपना झंडा है, हर पार्टी का। अतुल लोंढे पाटिल और शहजाद पूनावाला। और तिरंगे का सम्मान जितना दूसरा व्यक्ति करता है उतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करता है। अरे इन्होंने पैरों तले कुचला है तिरंगा, इन्होंने पैरों तले कुचला है तिरंगा। कुछ भी बोल रहे हैं पद्मजा जी। हमारे नागपुर में 2002 में तिरंगा लगाने के लिए कुछ लोग गए थे, ये कुछ नहीं हो सकता इनका। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कुछ लोग तिरंगा लगाने गए थे, उनके ऊपर आज भी शहजाद पूनावाला, तिरंगे से लेकर के संस्थाओं से लेकर के संविधान तक अगर आज भी उसका कोई अपमान कर रहा है, ठीक है 1975 में एक काला धब्बा था हमारे देश के ऊपर, लेकिन 2025 में अगर संवैधानिक संस्थाओं का कोई अपमान कर रहा है और आपातकालीन मानसिकता को कोई दर्शा रहा है तो वो आपकी सरकार है। पद्मजा जी देखिए, आज भी ये कितना रेलेवेंट है। मैंने राशिद जी की सारी बातें सुनी, कई बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, पर मैंने उनको पूरा सम्मान दिया। पर अतुल जी में इतनी भी क्षमता नहीं है कि हर्षवर्धन जी की जो बातें वो पूरी होने दें। डिबेट में आप सबको फेयरली मौका दे रही। झूठ सुनने की क्षमता नहीं है अतुल जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। झूठ सुनने की क्षमता नहीं है पद्मजा, और किसी में नहीं होनी चाहिए। पद्मजा देखिए, स्वयंभू ही सच और झूठ का फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस को है। के साथ खड़े हो
इसलिए आप सिर्फ झूठ इन लोगों को है, सुबह से रात तक। पद्मजा जी देखिए आज बताओ ना मुझे, पद्मजा जी ऑर्गेनाइजर और ठीक है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं जवाब लीजिए। शहजाद पूनावाला, पद्मजा नहीं बनाया था, शहजाद पूनावाला, पद्मजा संविधान संवैधानिक संस्था पद्मजा और एक मानसिकता। पद्मजा, शहजाद पूनावाला, हाँ देखिए पद्मजा देखिए, अगर बीच में लगातार बोलते भी रहेंगे इससे सच को झुटलाया नहीं जा सकता। तो मुझे उम्मीद है कि अतुल जी आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। उन्होंने अभी तिरंगे और संविधान की बात की, चलिए बाद में पीछे क्यों चले जाए, आज की बात करते हैं। पद्मजा जी, हमारा जब तक ये 370 लागू था ना जम्मू कश्मीर में, ना वहाँ पे आरक्षण, ना बाबा साहेब का संविधान, ना तिरंगा लहराता था। पहली बार ये तीनों चीज़ें हुई तब हुई जब 370 को हमने कबर में गाड़ दिया। किसने विरोध किया 370 के हटाए जाने का? चलिए छोड़ देते। डिबेट में हिपोक्रेसी की सीमाएं देखिए ना। स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आरएसएस ने इमरजेंसी सपोर्ट की, फिर बोलते कि आरएसएस के लोग अराजकता भी मचा रहे थे। अरे स्टैंड क्या है आपका भाई? साइकिल का भी स्टैंड होता है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने ये बोला वो बोला। अरे इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है, ये किस नेता ने बोला है? क्या नाम है उस नेता का, कौन, और वो भी विदेशी धरती पर जाकर। और लास्ट बात मैं आना चाहता हूं कि इन्होंने बोला कि हमने इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगी है, हमने सॉरी बोल दिया है, पर बंसीलाल जैसे हरियाणा के सुपुत्र, स्वतंत्रता सेनानी, जाट के महान नेताओं को यहां पर गाली बका। और इंदिरा इज इंडिया ये किसने बोला था? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मुझे एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान दिखा दीजिए कि वी आर सॉरी वी सेड इंदिरा इज इंडिया। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान दिखा दीजिए। मतलब यहां पर आकर हर्षवर्धन जी को गाली देना, हमारे जाट समाज के इतने बड़े नेता को गाली देना, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी को गाली देना, यह कहना कि लालू जी ने गलत नाम रख लिया मीसा का क्योंकि इमरजेंसी में तो सब संविधानिक हुआ। अरे लालू जी आप सुन रहे हैं हमारी बात? मीसा का नाम चेंज कीजिए तुरंत, या अतुल जी का फरमान फतवा आया है, व्हाई यू हैव नेम्ड मीसा? डोंट नेम मीसा, मीसा वाज गुड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, व्हाई यू नेम मीसा? अतुल जी बोल रहे मीसा का नाम हटा दो, उनका नाम कर दीजिए एंटोनिया कर दीजिए। नहीं ठीक है, आपने सारी गलतियां गिना दी कांग्रेस के सरकार की 1975 की, उसके बाद जो उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन आज का जो वक्त है उसमें वही काम आपकी सरकार कर रही है। यही तो राशिद किदवई कह रहे हैं कि वही संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, विपक्ष को दबा दिया गया है, मीडिया को बंद कर दिया गया है। वही एक बार फिर से सीन है। बहुत सुंदर, एक वाक्य का ही लाइन देता हूं। देखिए शहजाद पूनावाला, मोदी जी, अमित शाह जी बोलेंगे तो पद्मजा जी और राशिद भाई तो कभी कन्विंस नहीं होंगे। राशिद भाई को उनसे कन्विंस कराता हूं जिनसे वो कन्विंस हो सकते हैं। लेफ्ट के ही एडिटोरियल में आया है, पीपल्स डेली, पीपल्स डेमोक्रेटिक, उनका एक वो मैगजीन छपता है, अभी ये लास्ट एडिशन में छपा है कि टू कंपेयर द इमरजेंसी टू टुडेज टाइम्स इज मोस्ट डिसइंजेन्युअस एंड इट कैन नथिंग कैन बी कंपेयर्ड टू द इमरजेंसी। ये उन्होंने क्लीन चिट दी है कि आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये लेफ्ट के पीरियोडिकल में लिखा है। ऑन इमरजेंसी एनिवर्सरी सीपीआईएम सेज नो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नाउ। मैंने नहीं कहा। अब राशिद जी इस जमात की तो बात मानेंगे, चलिए मेरी बात ना माने, हो सकता है हमारी बात ना माने, राशिद जी इस जमात की तो मानेंगे। नहीं मुझे पद्मजा एक तो मैंने किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अगर शहजाद समझ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी का या आज की सरकार का क्रिटिसिज्म है तो उनका अपना उनका एक अपना मत है। देखिए बात हमें समझनी चाहिए कि इमरजेंसी का प्रोविजन संविधान में है, था और रहेगा। जो सारी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो उसके दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। बाद में इतनी सरकारें आई, किसी भी सरकार ने भारत के संविधान में से इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं उनको हटाया नहीं है। जो संविधान में भी जो बदलाव किए गए थे उस समय, जो देश को एक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक बताया गया था, उसको भी किसी भी सरकार ने बदलने का प्रयास नहीं किया है। बात जब आती है कि अराजकता की बात होती है और ये कहा जा रहा है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी के संदर्भ में बात किया, तो राहुल गांधी को कहा गया कि वो देश के विरोधी, जब उन्होंने इंडियन स्टेट का नाम लिया। और खुद शहजाद आज वो कह रहे हैं कि 1975 से 77 के बीच में जो माहौल था, तो उस समय ऐसे नारे लगे थे और ऐसे तमाम बयान दिए गए थे और वो बिल्कुल सही है। आज भी कहीं भी कोई जन प्रदर्शन होता है, लोकतांत्रिक प्रदर्शन होता है, वहाँ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। अगर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी कोई आदमी काम कर रहा है। क्या वो कोई एक वॉलेंट एक रेवोल्यूशन लाना चाहता है देश में? ये एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है जिसके बारे में बात होती है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे राजनीतिक दलों का आज टॉलरेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा
कम हो गया है। बात बहुत सारी की गई है कि किसने माफ़ी मांगी, किसने नहीं, बहुत सारी चीज़ें सुनी सुनाई बातें हैं। पद्मजा, आपने भी एक वो किताब का और जो संदर्भ का जिक्र किया, देखिए मैं उस चीज़ को कोई चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन जिस व्यक्ति विशेष का वो इंदिरा जी के करीब नहीं थे, वो एक व्यक्तिगत एक कंपनी में, एक शराब की कंपनी के एक पीआरओ थे जिनका आप वर्णन कर रही है। तो हमें इन सब चीज़ों में जब तथ्यों को प्रश्न करते हैं, को प्रस्तुत करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। फैक्ट तो ये भी है, फैक्ट ये भी है, सिर्फ इमरजेंसी के प्रावधान का इस्तेमाल करना ये प्रॉब्लम नहीं थी। 1966 में इंदिरा जी की सरकार ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके 7 बार 2 साल के बीच 1967 और 1969 के बीच में 7 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया, और जब वो वापस सत्ता में आई 1980 में, उन्होंने फिर से जो राज्य की सरकारें थी उनको बर्खास्त कर दिया। तो गलतियां तो उसके बाद भी होती रही ना। ठीक है, आपने यवतमाल में कह दिया कि ठीक है वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है आपने चुनाव बुला लिया, फिर आपने क्या किया, आप सत्ता में आए, आपको बहुमत मिला, आपने फिर से राज्य सरकार बर्खास्त कर दी। और ये सारे वो लोग जो आज उनके साथ इंडिया गठबंधन में बैठे हुए हैं, जो जनता पार्टी की सरकारें थी, उनको पहले आपने जेल में डाला, फिर उनकी राज्य सरकार आपने बर्खास्त कर दी। प्रॉब्लम तो ये भी है ना सर, मानसिकता तो वही है। पद्मजा, जो आप सरकार बर्खास्त करने की बात कर रही है, वो मैंडेट थ्योरी पूरी की पूरी थी, जिसको चरण सिंह लाए थे कि जब जनता पार्टी आई तो उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, उनको डिसमिस किया गया कि अब ये देश का जनादेश आया है जो इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ है। तो जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थी 1977 में, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और उसके बाद जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, जब इंदिरा जी वापस आई, तब जो थे ज्ञानी जैल सिंह जो गृह मंत्री थे, पहला ऑर्डर उन्होंने यही निकाला कि जो गैर कांग्रेस सरकारें थी जनता पार्टी की, उनको सबको डिसमिस कर दिया। वो तमाम फिर बोमई जजमेंट के बाद में स्थिति बदल गई। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं पद्मजा कि देखिए, राजनीतिक दल और सत्ता का नशा एक जैसा होता है, जो सत्ता में आता है वही करता है। हर्षवर्धन जी, हमें समझना चाहिए। हर्षवर्धन जी, किसी का भी यहाँ हायर मॉरल ग्राउंड नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है, शहजाद पुनावाला साहब क्या आप आए? हर्षवर्धन त्रिपाठी, कोई भी मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकता। जो सत्ता में होता है, जिसके पास भारी बहुमत होता है, वही दुरुपयोग करता है। मुझे देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, रशीद जी की बात से मैं सहमत हूं कि सत्ता आने पर अहंकार आता है और अहंकार के साथ तानाशाही विचार आता है। मैंने पहले ही शुरुआत में अमित शाह के संदर्भ से बताया। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में यही बोला कि लोकतंत्र और तानाशाही दोनों विचार होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर इतने तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी के जो सरकार्यवाह हैं, दत्तात्रेय होस वाले, वो खुद उसमें बंद हुए, उसमें गिरफ्तार हुए आपातकाल में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकांश नेता गिरफ्तार हुए। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस अंदाज से कांग्रेसी सावरकर से लेकर और बाला साहब देवरस की चिट्ठियों का जिक्र करते हैं, इस तरीके से तो नेहरू जी, गांधी जी सब के सब अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और मुझे लगता है कि ये वो खतरनाक तरीका है जो एक परिवार के इर्द गिर्द सत्ता रखना, और यही विचार है जो तानाशाही की तरफ जाता है। इसलिए हमें जरूरी है कि आपातकाल पर चर्चा करें, उसकी बुराइयों पर चर्चा करें, और किसी नेता को तानाशाह होने की इजाजत हमारा देश, हमारा लोकतंत्र नहीं देता। और कम से कम आप ये तो मानेंगे अतुल जी कि जब पूर्ण बहुमत था, 303 सीटें थी, तब भी कम से कम 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है सरकार ने। 11 साल हो गए हैं, एक मणिपुर को छोड़ करके अब जहां राष्ट्रपति शासन लगा है, एक बार भी किसी सरकार को बर्खास्त तो नहीं किया। अगर हम सत्ता के नशे की बात कर रहे हैं कि आप भूल गए मध्य प्रदेश, आप भूल गए कर्नाटका, आप भूल गए अरुणाचल प्रदेश, आप भूल गए गोवा, आप बहुत सारे स्टेट्स भूल गए। पद्मजा जी, मैंने आपको याद दिला दिया, लेकिन मुझे शहजाद को याद दिलाना है। शहजाद कैसा है, बीजेपी में जाते बराबर झूठ बोलना सीख गए, फिर भी त्रिपाठी जी का भी सपोर्ट होता है। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात ना, इन्होंने मैंने जॉर्ज फर्नांडिस ने जो कहा था ये झुठला सके। ठीक है, उनके लिए ऑपरेशन लोटस, राष्ट्रपति शासन सब एक जैसा ही है। बदनामी जो है वो बदनामी बीजेपी ने की थी। बंसीलाल चौधरी जी को वो तो बोमई जजमेंट के बाद में बंद हो गया। ने किया। इन्होंने ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य पढ़कर भी नहीं पढ़ने की बात कही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, क्योंकि उसमें भारतीय संविधान को नकारा गया था। कहा था हमारा संविधान मनुस्मृति है, यह आर्टिकल में लिखा हुआ और आज भी पब्लिक डोमेन में है। तिरंगे को अशुभ कह के नकारा था, पैरों तले कुचला था। आज भी पार्लियामेंट में 2017 में देश का संविधान जलाया गया था, उसका गुना दाखिल है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने बार 356 जो है वो 1978 में इनकी सरकार आते बराबर 9 सरकारों को गिरा गया था। ये भी सबके
सबके ध्यान में है। तो आज जो तानाशाही चल रही है, पत्रकारों को देशद्रोही ठहराया जा रहा है, हाथरस में रिपोर्टिंग कर जाने के लिए 2 साल तक एक पत्रकार को जेल में रखा गया, ये भी देश का इतिहास है। एक पत्रकार ने मिड डे मील्स के में नमक खिलाया जा रहा है, उसके ऊपर यूएपीए लगाया, ये भी है। आज कुछ लिख दो। पर सर प्रेसिडेंट्स रूल तो नहीं लगाया ना, ये तो आप मानेंगे ना। 11 साल हो गए, प्रेसिडेंट्स रूल 356 का इस्तेमाल करके किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। मेरे खुद के ऊपर गुनाह दाखिल है, विपक्षी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। मैं बता रहा हूं, सिर्फ बोलने से अब क्या पता नहीं कहां पे है, शहजाद पूनावाला क्या पता नहीं कहां पे। चुनाव आयोग तो उनके घर से चलता है, और परिवारवाद जब जय शाह हो, शौर्य डोल हो, तो परिवारवाद नहीं आता है। तो ये कोई भी बात मेरी बता नहीं पाए हर्षवर्धन त्रिपाठी, कोई भी सच जो मैंने रखा सच पद्मजा जी, क्योंकि हम डिबेट के आखिरी दौर में हैं। सर हम इमरजेंसी से कहां बीसीसीआई पे पहुंच गए, आखिरी दौर में हैं पद्मजा जी, परिवारवाद की बात हम आखिरी दौर में है डिबेट के। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात आ जाए। पद्मजा जी, मेरी बारी है, आपने मेरा नाम लिया है भाई। पद्मजा जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। आपने पद्मजा, मैं क्या बोल सकता हूं आपकी डिबेट में? धन्यवाद। पद्मजा जी, क्योंकि हम आखिरी दौर में, मैं 2 छोटी टिप्पणियां करना चाहता हूं। एक तो ये देश में कहीं पर भी मनुस्मृति से कानून तो नहीं चल रहा। हाँ, पर एक मंत्री है झारखंड के जो कहते हैं शरिया इज अबव संविधान। हर्षवर्धन जी नाम बता देंगे आपको, वो थोड़ा सा वो जानते, ट्रैक भी करते हैं, उन्होंने बताया भी है। अब मैं बोलूंगा तो भड़क जाएंगे भाई फिर से। राशिद जी भी नाम जानते हैं, राशिद जी बोल देंगे अंसारी का नाम है, नहीं वे छोड़ देते, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। राशिद जी इस बुक को, अगली बुक में ये जो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ इंक्लूड करना। राशिद जी, आपके और मेरे फेवरेट लिरिक्स राइटर मजरू सुल्तानपुरी ने केवल हिटलर बोला था, नेहरू जी को तो जेल डाल दिया। आज तो आए दिन हिटलर बोलते मोदी जी को, कोई जेल नहीं डालता। आपके राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़नी ये कहा था, फिर भी वो कहीं पर जेल वेल में नहीं है। मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया था, पर आपको जानकर बड़ा अफसोस होगा कि राजनाथ सिंह जी जो कि प्रिजन में थे, राजनाथ सिंह जी को अपनी माता जी के अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए 1 दिन की मोहलत नहीं दी गई थी। एक दिन राजनाथ जी को अपनी दिवंगत माता जी के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया, और उन्होंने इंडियन स्टेट से लड़ रहे ये नहीं कहा था। ये अंतर है हम में और इनमें, ये अंतर है। ये चीखते रहे, ये लोकतंत्र का गला घोटते रहे, ये संविधान को गाली देते रहे, ये इंदिरा को सही बोलते रहे। हम देश की जनता के साथ, हम देश के साथ है, ये परिवार के साथ है। देखिए, इस पर लगातार चर्चा चलती रहेगी पिछले 11 साल से, और उसके पहले भी देश में ये चर्चा चलती रही है कि क्या आज का जो तस्वीर है वो तानाशाही मानसिकता वाली है, क्या 1975 सबसे बुरा युग था हमारे देश में। खत्म करने से पहले मैं सिर्फ कुछ पंक्तियां एक और किताब से पढ़ना चाहती हूं, फिर मैं आपके ऊपर ये छोड़ दूंगी। और ये पंक्तियां हैं, मेरे को 3-4 बार ब्रिटिश काल में भी जेल में डाला गया है, मुझे वो पूरा वक्त याद है। उन दिनों भी हालात उतने खराब नहीं थे जितने कि आज हैं। कांग्रेस हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना चाहती है। इस वक्त जुडिशरी बहुत ही बुरी हालत में है, मैजिस्ट्रेट्स के पास बिल्कुल भी कोई करेज नहीं है, प्रेस और रेडियो पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथों में है, न्यूज एजेंसी उनके हाथों में है। हम तो एक पब्लिक मीटिंग भी नहीं कर सकते हैं। ये ना तो किसी भाजपा के आदमी ने कहा, ना तो किसी समाजवादी पार्टी, ना तो किसी आरजेडी ने कहा है। ये शब्द थे चौधरी चरण सिंह के, और उस वक्त वो विपक्ष के नेता थे उत्तर प्रदेश में। उनका ये मत था कि 1975 ब्रिटिश काल से भी बुरा वक्त था भारत के लिए।